परफ्यूजन रेशो जो है वो मेंटेन रहेगी। अब अगर हम बात करें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों है, मतलब क्यों आयरन की कमी हो जाती है लोगों को, तो इसका जो सबसे मेन कॉज है वो यही है कि आपको ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन आप इसकी इनटेक जो है वो कम ले रहे हो। ठीक है, सो नंबर 1 यही होता है कि इनटेक कम है। इनटेक कम होने का मतलब है डाइटरी लैक है, और डाइटरी लैक किन में हो सकता है, बच्चों के अंदर हो सकता है, और इवन एल्डरली लोगों के अंदर भी, जो कि इतना सही अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात है कि आप ले ठीक रहे हो लेकिन ज़ाहिर है उसका जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, वो इंक्रीज़ हुई हुई है। आयरन की यूटिलाइजेशन कब ज़्यादा होती है, जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। इसलिए मोस्टली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड के साथ आयरन सप्लीमेंट दिए होते हैं, और बच्चों के अंदर भी इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है जब वो अडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग लैक्टेशन भी अगर एक माँ दूध पिला रही है तो भी उसके अंदर आयरन यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसको अच्छा खाना पीना चाहिए, गोश्त वगैरह खाना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। एक तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी इंपॉर्टेंटली जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है, ड्यूडेनम से। ठीक है, सो अगर एक पेशेंट के इंटेस्टाइन के लेवल पर मसला है और इंटेस्टाइन के लेवल पर मसले की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी तो होगी। अब एब्जॉर्प्शन किन डिजीज़ में नहीं होती, क्या आता है आपके जहन में? सबसे पहले सीलियाक डिजीज़। तो मोस्टली सीलियाक के बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, वो लूज स्टूल की हिस्ट्री, एंड देन उसके बाद आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सिनेरियो दे सकता है। ठीक है, सो सीलियाक में आपको पता है विलिस एट्रोफी होती है, सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ हुआ होता है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। इसी तरह अगर एक किसी पेशेंट की हम क्या करते हैं, गैस्ट्रेक्टमी वगैरह करते हैं, तो वो बताता है कि गैस्ट्रेक्टमी में भी गैस्ट्रिक एसिड नहीं होता, वो भी आयरन की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सो वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर कोई ऐसा मसला है कि आपको जीआईटी ट्रैक ब्लीड करता रहता है, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल जीआई ब्लड लॉसेस जो हैं, ब्लड लॉसेस में और भी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन जीआई ब्लड लॉसेस मोस्ट कॉमन कॉज बनता है। और जीआई ब्लड लॉस क्यों हो सकता है, गट से ब्लड लॉस क्यों होता है, मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है हुक वॉर्म या शिस्टोस्टोमियासिस इन्फेक्शन के बाद पाँव में कोई कट शट लगा, वहाँ से शिस्टोस्टोमा इंटर हो गया और वो भी अंदर जाके जीआई ब्लड लॉस करता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है गट ब्लड लॉस का। उसके अलावा आपको बताया कि अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बना हुआ है तो वो भी इंटरनली ब्लीड करता रहता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और इसी तरह कोलोनोरेक्टल मैलिग्नेंसी है तो वो भी अकर्ट ब्लीडिंग या फ्रेश ब्लीडिंग इन द स्टूल कॉज कर सकती है। जीआईटी के अलावा अगर हम बात करें जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के सिस्टम के थ्रू बिलो 50 अगर फीमेल को क्या होता है, मेनोरेजिया होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लिनिकली इन पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन, आपको क्या लगता है जिसमें खून की कमी होती है उसको क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट साइन इसका होता है ईजी फटीगेबिलिटी। जब भी पेशेंट आगे कहती है डॉक्टर साहब मैं बहुत थका थका फील करती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ मुझे सांस चढ़ जाता है, अगर हम देखें तो वो बहुत ही पिलाहट सी है उसके चेहरे के ऊपर, पैलेट सी लग रही है, तो फिर हम फ़ौरन उसकी सीबीसी कराते हैं और हमें पता होता है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी और मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी ही निकलता है। ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स में आपने बताना है कि नंबर 1 इनको बहुत ही ज़्यादा इजी फटीगेबिलिटी की हिस्ट्री होती है, नंबर 2 इनको डिस्निया की हिस्ट्री होती है कि थोड़ा सा हम काम करते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, नंबर 3 आपने याद रखना है इनका चेहरा जो है बहुत पीला सा और ऐसे फक सा रंग हुआ होता है, जैसे एक नॉर्मल बंदे के चेहरे पर थोड़ी सुर्खी होती है वो इनके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये इनकी तरफ से बताए जाने वाले सिम्टम्स हैं। इंपॉर्टेंट साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो साइंस में सबसे पहले नेल्स में क्या आता है, कॉइलोनेकिया। कॉइलोनेकिया का मतलब होता है स्पून शेप नेल हो जाता है, ऐसे नाखून अंदर की तरफ थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट साइन जो हमेशा सिनेरियो में मेंशन कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर चिलोसिस। ये जो एंगुलर चिलोसिस है या क्लोसिस है, इसमें क्या हुआ होता है कि ये फॉर एग्जांपल लिप्स है ना, तो लिप्स का ये जो कॉर्नर है ना ये ऐसे लगा होता है गला हुआ है, सड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन और ये जगह बिल्कुल ख़राब हुई होती है, अक्सर आपने लोगों की देखी होंगी और उनको आम ये कहा जाता है कि जी आपके मैदे में गर्मी है। ठीक है, तो ये जो आपकी फोल्ड्स हैं इनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो तो उसको एंगुलर किलोसिस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ होती है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ठीक है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि हम इनको कहते हैं ज़ुबान बाहर निकालें तो इनकी ज़ुबान के ऊपर नॉर्मली ना फिलीफॉर्म पैपिलाई मौजूद होते हैं, वो फिलीफॉर्म पैपिलाई जो हैं वो लॉस हुए हुए होते हैं। दिस इज़ एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चौथी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है कि जी डॉक्टर साहब मुझे चूना खाने का बहुत दिल करता है या मट्टी खाने का बहुत दिल करता है, या उनके घर
पहले बता देते हैं कि जी ये खाते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट साइंस आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जहन में रखने हैं। एक सिंड्रोम के साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। मुझसे एक दफ़ा वाइवा में पूछा था सर ने, मुझे नहीं आता था। प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम में आपने याद रखना है 3 चीज़ों का ट्राइड है। मसला ये होता है बेसिकली कि ये जो ईसोफेगस है इसके लेवल पे ना जाले नुमा वेब्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब वेब्स बन जाते हैं तो पेशेंट को ज़ाहिर है नंबर 1 क्या हो जाता है, डिस्फेजिया, उसको खाना निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है उसकी न्यूट्रिशन इफेक्ट हो रही होती है। न्यूट्रिशन की इफेक्ट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि साथ में उसको क्या भी हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, जो कि खुद ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का साइन है कि उसकी ज़ुबान के ऊपर ये जो फिलीफॉर्म पैपिलाइज है ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ये ट्राइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। और ये रिस्क बढ़ा देता है फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस, और हमने ये वेब्स वगैरह जो है इनको ट्रीट करना होता है ना। इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है बेटे कि लैब फाइंडिंग्स में हम क्या करते हैं। एक तो ज़ाहिर है हमने सारी सीरम प्रोफाइल करानी है। नंबर 2 फिर हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन हमारी कॉज के लिए होती है। लेकिन पहले ज़ाहिर है जो अपनी डायग्नोसिस बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है CBC, ठीक है। CBC के ऊपर मैंने आपको बताया कि इन पेशेंट का हेमाटोक्रिट और जो हीमोग्लोबिन है ज़ाहिर है वो क्या होगा, कम होगा। ना सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होता है बल्कि सारी वैल्यूज़ MCV भी कम होता है। उसके बाद अगर हम देखें MCH भी कम होता है और MCHC भी कम होता है। यहाँ मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी, मैं दिखाती हूँ। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक इसलिए कि MCV कम है और MCH कम है, इसलिए हाइपोक्रोमिक भी है, ठीक है। सो CBC पे जो एक चीज़ हमें मिलती है वो हमें ये मिल जाता है। नंबर 2 फिर बेटे हम लोग और क्या चीज़ें कराते हैं, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की रीज़न हो सकता है ना आयरन डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन रीज़न इसकी होती ही आयरन डेफिशिएंसी है। तो पहले हम आयरन डेफिशिएंसी को रूल आउट करते हैं बजाय इन तीनों के। अब आयरन डेफिशिएंसी को रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर 1 हम सीरम आयरन लेवल करा लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 हम लोग फेरेटिन लेवल कराते हैं जो कि आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। हमें पता चलता है कि जी आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है, ठीक है। फिर ऐसे होता है कि इसको सीरम को आयरन को हमारे प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है ट्रांसफेरिन, वो बाइंड करके ना इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो हम लोग उसके लेवल करा लेते हैं किसके, ट्रांसफेरेंट के, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि वो जो ट्रांसफेरेंट प्रोटीन है वो कितना है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं ट्रांसफेरेंट आयरन बर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। और उसके अलावा बेटे हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, सो हम ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स भी देखते हैं। अब सबसे पहली बात है कि जाहिर है अगर इसको आयरन डेफिशिएंसी है तो इसका जो सीरम आयरन लेवल है वो तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, सीरम आयरन लेवल कम होगा। अब पहले से ही सीरम आयरन लेवल कम था तो स्टोर्स से जो है वो आ रहा होगा तो स्टोर्स में भी क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो जो फेरेटिन है जो इसकी स्टोरेज फॉर्म है वो भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो चीज़ बताना चाहती थी वो ट्रांसफेरेंट की सेचुरेशन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसफेरेंट है तो इसके साथ कितना आयरन जो है वो बाइंड हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंट की सेचुरेशन, यानी कितना आयरन ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड हुआ हुआ है। नॉर्मली ये 33% होती है, लेकिन इस पेशेंट में जब आयरन ही कम है तो बाइंडिंग कहाँ होनी है, तो बाइंडिंग भी कम हो जानी है, ठीक है। सेचुरेशन भी कम हो जानी है। सेचुरेशन के बाद बात आती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की। अब आपने समझना है फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है और इसमें सीट्स हैं बंदे बैठने के लिए, ठीक है। अब बंदे ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जितनी भी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी ना, यानी आयरन ही नहीं है तो आयरन के लिए कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन आयरन होता नहीं है कि वो बाइंड करे। अब चूँकि आयरन बाइंड नहीं करता इसलिए सैचुरेशन ओवरऑल डिक्रीज़ करती है, लेकिन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हुई होती है। वो चाहती है कि आयरन यहाँ पर आके बाइंड करे, लेकिन आयरन एक जगह बाइंड करता है और बाकी 3 जगह खाली होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है लेकिन बाइंडिंग कम है, क्योंकि आयरन कम है इसलिए सैचुरेशन कम है। सैचुरेशन का मतलब बाउंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। और सेल्स जो हैं क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है तो वो भी फीडबैक रिस्पॉन्स की वजह से अपने रिसेप्टर्स को बढ़ा लेते हैं। सो आपने समझना है तो बहुत अच्छी बात है, रट्टा लगाना है तो आपने याद रखना है ये 3 चीज़ें कम और ये 2 चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है तो वो आपने याद रखना है सीरम फेरेटिन है, ठीक है। क्योंकि बाकी वैल्यूज़ और भी कंडीशन में इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन फेरेटिन की जो कमी है वो इंडिकेट करती है कि आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयरन स्टोर्स कम हैं। अब उसके बाद नंबर 2 हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, बहुत ही गंद मचा दी है, वो कॉज के लिए करनी होती है कि हमें पता चल सके किसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, ताकि हम उस कॉज को तो ट्रीट करें ना, ठीक है। अब कॉज को देखने के लिए नंबर 1 मैंने आपको कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तो ज़ाहिर है ब्लैक कमी है वो और भी कमज़ोर होगा, हम उसका कह देंगे, अगर प्रेग्नेंट है तो भी बढ़ा देंगे। तीसरी
जो रीज़न हमने पढ़ी थी यहाँ पे वो ये था ना कि एब्जॉर्प्शन का मसला था। तो एब्जॉर्प्शन के मसले को देखने के लिए इफ़ हम सीलियक सस्पेक्ट कर रहे हैं, लूज स्टूल की हिस्ट्री भी है, तो हम सीलियक वाले टेस्ट जिसमें एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, एंडोमाइसियल एंटीबॉडी है, ग्लाइडिन एंटीबॉडी है, वो कराएंगे या ड्यूडेनल बायोप्सी करा सकते हैं। नंबर 2 हमने कहा जी गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। सो गैस्ट्रिक अल्सर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं ताकि देखें कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। क्लोनोरेक्टल कैंसर लग रहा है तो उसके लिए भी फिर हम वही रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह और डिफरेंट उसके जो CEA एक मार्कर होता है वो मार्कर करा लेंगे। तो ये डिफरेंट तरह के टेस्ट हम करके कॉज को भी रूल आउट करते हैं। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो अगर एक बंदे को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो हम उसको ओरल फॉर्म में बाहर से आयरन सप्लीमेंट देते हैं, या फिर हम उसको इंटरल या IV फॉर्म में देते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली उसको ब्लड ही लगा देते हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास इनिशियली इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं है तो हमने उसको ओरल देना होता है। और ओरल में जो बेस्ट चीज़ है जो मोस्टली यूज़ होती है दैट इज़ फीरस सल्फेट। और ये जो फीरस सल्फेट है ये कितनी दी जाती है, 200 mg दी जाती है तकरीबन हर 8, 16, 24 का मतलब है दिन में ये 3 बार लेता है। ठीक है, फीरस सल्फेट। और ये 3 महीनों के लिए या 3 से 6 महीनों के लिए दी जाती है जब तक उसके लेवल नॉर्मल नहीं हो जाते। ठीक है, और ये तकरीबन आपको पर डे के हिसाब से कितनी आयरन प्रोवाइड करता है, 195 mg। ठीक है, इसके लिए लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि पेशेंट को डिस्पेप्सिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इवन स्टूल में खून भी आ सकता है। तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि नॉर्मल है लेकिन बर्दाश्त ना हो रहे हो तो फिर हमारे पास आ जाएं। इवन अगर बहुत सीवियर डिस्पेप्सिया है तो फिर हम इसको चेंज कर देते हैं और पेशेंट को क्या देना शुरू कर देते हैं, फीरस ग्लूकोनेट। फीरस ग्लूकोनेट जो है उसकी हम बढ़ा देते हैं कंसनट्रेशन 300 mg हर 12 घंटे बाद, यानी दिन में 2 बार लेगा। लेकिन इससे जो आयरन डिलीवरी होनी है, आपको एलिमेंटल आयरन मिलनी है वो कम मिलती है, वो 70 mg मिलती है जबकि उससे 195 mg मिल रही थी। अब अगर तो वो इससे रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो फिर हम IV फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपको बहुत दफ़ा वो कहते होंगे ना इससे ड्रिप होती है और उसके अंदर जो है वो खून का टीका लगा देते हैं। ठीक है, सो IV फॉर्म में हमारे पास जो है वो आयरन सुक्रोज होती है और इसी तरह आयरन डेक्सट्रोज होती है जो कि दी जा सकती है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, 6 से भी ज़्यादा कम है और पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा उसके सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स करा है, वो हार्ट फेलियर में जा रहा है या इस तरह की सिचुएशन, तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी करते हैं। और इवन प्रेगनेंसी में भी आप लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर डेफिशिएंसी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आई होप कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको आनी चाहिए। नंबर 1 ये मोस्ट कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी का। नंबर 2 आपको इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये ऑक्सीडाइज होता है लेकिन ये रिड्यूस होकर एब्जॉर्ब होता है। अब डायरेक्टली रिड्यूस फॉर्म मीट में मिलती है लेकिन ऑक्सीडाइज फॉर्म हमें प्लांट से मिलती है। कॉजेज़ ये हैं कि आप ले कम रहे हो, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, आपके इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या फिर आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा थक जाना, सांस चढ़ना, रंग ख़राब होना, काइलोनेकिया, ये जो साइड्स होती हैं बिल्कुल गली हुई होती हैं, या फिर आपकी जो टंग है उसके ऊपर वो नहीं होते, जो फिलीफॉर्म वो बने हुए होते हैं वो नहीं होते, पेपेलाई। ठीक है, और उसके अलावा पाइका की हिस्ट्री यानी वो चूना चूना खाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंटली प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के साथ इसका ये ट्राइड याद रखना है। डायग्नोसिस के लिए बेटे CBC पे सब कुछ कम होता है, ओवरऑल आपने याद रखना है ये 3 चीज़ें कम, सीरम आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफरिन की सेचुरेशन कम, क्योंकि आयरन कम है। जब आयरन कम है तो बाइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाती है क्योंकि जगह तो ज़्यादा हो जाती है और रिसेप्टर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और ट्रीटमेंट में हम ओरल आयरन देते हैं या IV आयरन देते हैं या ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है थैलेसीमिया आयरन डेफिशिएंसी का, उसको डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स में, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। ठीक है।